हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले बेटा फिर से रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर 3 के बारे में, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन टॉपिक। इससे पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में आपने रिलेशन के बारे में देखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जानने से पहले ठीक है, आपको कुछ प्रीवियस चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक की, ठीक है। फिर किसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए? इनइक्वालिटीज की। एंड देन आफ्टर आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपको ये 3 चैप्टर्स के बारे में पहले इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। इससे क्या होता है, फंक्शन पढ़ना आसान हो जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो चलिए फंक्शन स्टार्ट करें। मैथमेटिक्स में फंक्शन होता क्या है या क्या नहीं होता है, उससे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फंक्शन में आखिर हम बात किस चीज का करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। जूसर मशीन, मैंने बोल दिया एक जूसर मशीन है, हालांकि दिख नहीं रहा है ये जूसर मशीन, ठीक है। जूसर मशीन, अच्छा सोचिए जूसर मशीन करता क्या है। आप जूसर मशीन में इधर से कुछ डालते हैं और इधर से कुछ निकलता है। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या एग्जांपल कहा मैंने, इसमें आपने फ्रूट्स डाला और यहां से क्या निकला भाई साहब, लिक्विड टाइप से निकला कुछ। इसे क्या कहते हैं आप? आउटपुट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो फंक्शन भी क्या है, एक मशीन जैसा ही होता है। फंक्शन भी कैसा होता है हमारा? एक मशीन होता है। फंक्शन क्या होता है? मशीन होता है। कैसा मशीन होता है कि इसमें कुछ इनपुट डाला जाता है और उस इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, फंक्शन का जैसा बिहेवियर होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। तो जैसे बात करें जैसे जूसर मशीन, तो जूसर मशीन में जो फ्रूट्स डाला हमें वो क्या कहा जाएगा? इनपुट्स कहा जाएगा। और जो जूस निकला उसे क्या कहा जाएगा? आउटपुट कहा जाएगा। तो इसी तरीके से फंक्शन भी होता है। तो फंक्शन भी क्या होता है? एक मशीन होता है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और उससे उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। जैसे हमारा बॉडी भी क्या है? एक फंक्शन ही है। हम जो लिक्विड्स डाइट्स लेते हैं वो क्या है? इनपुट हो गया, उससे करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, वो आउटपुट हो गया। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना? तो चलिए अब बात करते हैं आखिर कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। मैथमेटिक्स डेफिनेशन में फंक्शन होता क्या है। जूसर मशीन आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अच्छा ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि हर एक मशीन का एक अलग अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैंने कहा जूसर मशीन, अब जूसर मशीन में लकड़ी तो डाल नहीं सकते। बात समझ में आ गया कि जूस बना दे भाई लकड़ी का, तो इसमें इनपुट ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही क्या? तो हर एक फंक्शन का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं कि भाई साहब फंक्शन जो होता है वो मैथमेटिकली क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है। ये भी क्या होता है? एक रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर ये रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है, रिलेशन तो हमने पढ़ा था और रिलेशन में हमने फंक्शन के बारे में ऐसा तो कुछ बात किया नहीं था। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एरो डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने ये सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, ठीक है। मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया और क्या कहा कि भाई साहब एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। बात समझ में आ गया? रिलेशन ले लिया हमने और कहा मैंने कि भाई A1 इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है कि A1 का कनेक्शन B1 से भी है, A1 का कनेक्शन B3 से भी है। अच्छा A2 का कनेक्शन B2 से है और A3 का भी कनेक्शन किससे है? B2 से है। ये रिलेशन हो गया, हमने पढ़ा था। और मैं रिलेशन में आपको एक पॉइंट भी बताई थी कि रिलेशन में, ठीक है, जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज से या फिर सेट बी से किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड ये जरूरी नहीं होता है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब रिलेशन में हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो वही रिलेशन बाद में फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब सवाल मन में आना चाहिए कि सर आखिर ऐसा क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम, ठीक है, ऐसा क्या रिलेशन में हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि वो फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाने चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस में क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रिस्ट्रिक्शंस में क्या कह रहा हूं मैं कि जब एलिमेंट ए का, ध्यान से सुनिए, सेट ए का, ठीक है, सेट ए का, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, सेट ए का एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं कि जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा, तब उस रिलेशन को क्या कहने लग जाएंगे हम लोग? फंक्शन कहने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे इस एग्जांपल में देखिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड तो है, लेकिन क्या यूनिकली कनेक्टेड है? क्या यूनिकली कनेक्टेड है? हाँ या ना? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए A1 क्या है? B1 से भी कनेक्टेड है
और B3 से भी कनेक्टेड है, तो यूनिकली कनेक्टेड नहीं है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4। अब यहां देखिए, क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है? हाँ है सर। क्या यूनिकली कनेक्टेड है? हाँ है सर। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होना चाहिए? हाँ होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तब जाकर के रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो होता है हमारा, एक क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है। क्या होता है फंक्शन हमारा? रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है। और रेस्ट्रिक्शन हम क्या लगाते हैं उस पर? क्या लगाते हैं रेस्ट्रिक्शन? कि सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या? चलिए, जैसे आपके लिए अब एग्जांपल देता हूं मैं कि आप बताइए मुझे, मैंने यहां पर 4 ग्राफ दे रखा है, एरो डायग्राम दे रखा है। कितने एरो डायग्राम दे रखे हैं? 4 एरो डायग्राम दे रखे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन चारों एरो डायग्राम में कौन हमारा रिलेशन फंक्शन है और कौन रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। चलिए पहले पर आया जाए। अब पहले रिलेशन में क्या दे रखा है कि भाई सेट, सबसे पहले क्या देखना है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है क्या? तो देखिए पहले में भाई A1 भी कनेक्टेड है, A2 भी कनेक्टेड है, A3 भी कनेक्टेड है एंड A4 भी कनेक्टेड है। तो सभी के सभी कनेक्टेड है। क्या ये यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है क्या? ये भी देख लीजिए। A1 एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, A2 भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, A3 भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, A4 भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। हाँ, A2 A3 A4 चारों का भाई साहब एक ही आउटपुट है, लेकिन यूनिक तो है ना, दो तो नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल में A1 का B1 के साथ भी हो रहा है और A1 का B3 के साथ भी हो रहा है। यहां तो यूनिक नहीं था, यहां यूनिक है। तो इसी तरीके से इसमें भी यूनिक है। तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, ये फंक्शन हमारा होगा। अब चलिए इसमें आइए, देखिए सेट 2 में सेकेंड एग्जांपल में क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन है क्या? सोचिए जरा खुद से। सबसे पहले क्या सोचना है हमें कि सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखिए A1 तो कनेक्टेड है, A2 भी कनेक्टेड है, A3 भी कनेक्टेड है, A4 भी कनेक्टेड है, लेकिन A5 कनेक्शन है क्या किसी से? A5 का कनेक्शन नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A5 मिसिंग कनेक्शन, A5 कनेक्शन मिसिंग है इसमें। अब A5 कनेक्शन मिसिंग है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब थर्ड पे आइए। इसमें बताइए ये रिलेशन फंक्शन है क्या? ये रिलेशन पहले क्या सोचना है कि A1 A2 A3 A4 जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं सेट बी के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है क्या यूनिकली? हाँ कनेक्टेड है और यूनिकली कनेक्टेड है। देखिए किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक एलिमेंट A1 का, तो ये भाई फंक्शन है क्या? हाँ है। अब चलिए फोर्थ में बताइए, फोर्थ वाला हमारा रिलेशन फंक्शन है क्या? देखिए A1 B1 से कनेक्टेड है, A2 B2 से कनेक्टेड है, A3 B3 से कनेक्टेड है। यहां तक तो यूनिकनेस चल रही थी, लेकिन A4 में जैसे ही आए हम, भाई A4 B4 से भी कनेक्टेड है, B5 से भी कनेक्टेड है, तो क्या यूनिकली कनेक्टेड है क्या? हाँ या ना? नहीं सर। तो ये फंक्शन हमारा नहीं हुआ। बात समझ में आई क्या? तो क्या सबको फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा ये समझ में आ गई सभी को? हाँ या ना? पहले तो ये बताइए, क्लियर है क्या सभी को? तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया हमने कि अगर किसी रिलेशन को सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है, अगर उसे फंक्शन बनना है तो क्या हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्शन में होना चाहिए। और किस तरीके कनेक्शन में होना चाहिए? यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। कितना कैसे कनेक्टेड होना चाहिए? यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाकर के वो रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए तब इस चीज का डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्या कहेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is connected uniquely to the element of set B, set uniquely element of set B, then the restricted relation is called
फंक्शन। तब हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इन जनरली फंक्शन को और भी नाम से जाना जाता है। फंक्शन भी बोल दिया जाता है, ठीक है, मैपिंग भी बोला जाता है, और कभी कभी आपको कोरेस्पोंडेंस भी देखने को मिल सकता है। और क्या क्या देखने को मिल सकता है? फंक्शन भी बोला जा सकता है, मैपिंग भी बोला जा सकता है, कोरेस्पोंडेंस भी बोला जा सकता है। जैसे याद करिए, रिलेशन हम डिफाइन करते थे कैसे? कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन को आर ए टू बी दिखाया जा सकता था। तो अब फंक्शन को जनरली ए टू बी ऐसे दिखाया जाता है, या फिर आप इस तरीके से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इन जनरली स्मॉल लेटर से फंक्शंस जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स या स्मॉल अल्फाबेट्स। कौन कौन से? तो एफ, जी, एच, बहुत सारे हैं, इनसे फंक्शन को डिनोट किया जाता है। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? तो फंक्शंस क्या हो गया भाई साहब? हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। और कैसे कनेक्शन में होना चाहिए? यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। कैसे कनेक्टेड होना चाहिए? यूनिकली कनेक्टेड हो जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर नहीं लिखेंगे, अब हम यहां पर एफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एफ की। जैसे अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कह दिया? यहां A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। तो भाई A1 को भी B1 से, मैंने सबको B1 से कनेक्ट कर दिया। तो अब बताइए, क्या ये जो मैंने लिखा है एरो डायग्राम, क्या ये फंक्शन है हमारा? हाँ है सर। क्यों? क्योंकि A1, A2, A3, A4 सभी के सभी क्या है भाई साहब? कनेक्शन में है, और सभी सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब क्या हो गया? कि एक के कोरस्पॉन्डिंग एक ही है भाई साहब कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि A1 का दो कनेक्शन हो गया तो यूनिक नहीं हुआ, A1 का एक ही कनेक्शन है तो यूनिकली कनेक्शन हो गया। तब जाकर के ये रिलेशन क्या बन गया? ये रिलेशन हमारा फंक्शन बन गया। बात समझ में आई क्या? ये रिलेशन क्या बन गया? हमारा फंक्शन बन गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में थोड़ा सा, कि डोमेन, कोडोमेन या रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इस पे बात कर लिया जाए। पहला पॉइंट लिखता हूं मैं आपके सामने, एक डिफाइन करता हूं मैं फंक्शन कोई सा भी, कि लेट ए फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड। मैंने कहा कि कोई फंक्शन है ए से बी में डिफाइन कर रहा हूं मैं। एरो डायग्राम आपके लिए बनाता हूं मैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और इसके बीच में ए से बी में क्या चल रहा है? हमारा फंक्शन चल रहा है। अब इसके एलिमेंट्स मैं बोल देता हूं कि एलिमेंट्स है हमारे सामने A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है? तो अब क्या है कि भाई A1 का कनेक्शन मान लिया B1 से था, A2 B2 से था, A3 भी B2 से था, A4 B3 से था। ठीक है? तो जो ये एलिमेंट्स है सेट ए के जो कनेक्शंस में है, वो सबके सब एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग डोमेन, या फिर क्या कहते हैं? और प्री इमेजेज। और जो कनेक्शन में है सेट बी के, उन्हें कहते हैं रेंज, या और क्या नाम दिया जाता है? इमेजेज। बात समझ में आ गया? ठीक है? तो अब समझिए भाई, डोमेन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डोमेन क्या लिखेंगे? सेट ऑफ प्री इमेजेज। क्या लिखा जाएगा? सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो यहां से कहूं मैं अगर आपसे कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या लिखिएगा, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है डोमेन में? A1, A2, A3, A4। ठीक है? अच्छा, अब रेंज कहूंगा तो रेंज क्या कहेंगे आप लोग? कि रेंज हो जाएगा सर सेट ऑफ इमेजेज। क्या कहेंगे आप लोग? रेंज सेट ऑफ इमेजेज। तो बताइए सेट ऑफ इमेजेज क्या क्या हो गया? B1, B2, B3। बात समझ में आ गया? तो अब आ गया कि सर रेंज समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया, आखिर ये कोडोमेन क्या होता है? तो अब कोडोमेन भी बात कर लेते हैं। कोडोमेन जनरली होता है, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान सुन लीजिए, कोडोमेन क्या होता है? कि सेकेंड सेट
या सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेकेंड सेट या सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, अच्छा तो अब बताइए भाई साहब, तो सेकेंड सेट या सेट बी को क्या कहते हैं हम? कोडोमेन कहते हैं। तो यहां से देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोडोमेन क्या मिलेगा यहां से, तो सेकेंड सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या कहे जाएंगे बेटा? कोडोमेन कहा जाएगा। यहां से एक चीज समझ में आई, आपने देखा कि जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट्स के पार्ट हैं। रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? कोडोमेन के पार्ट से। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, वो क्या आता है कि कोडोमेन, ठीक है, एक पॉइंट निकल के आता है कि जो रेंज होता है, रेंज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होता है हमेशा ही कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। मतलब उससे कम भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ये तो क्या हो गया कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तो एरो डायग्राम के हिसाब से हो गया। अब क्वेश्चन एरो डायग्राम से तो आता नहीं है, ये तो समझने के लिए हो गया कि भाई साहब एरो डायग्राम में कनेक्शन है, तो जो फर्स्ट सेट है उसके डोमेन हो गया, जो कनेक्शंस में है वो रेंज हो गया, और पूरा सेट बी को क्या कह दिया हमने? कोडोमेन कह दिया। तो चलिए भाई थोड़ा सा और डेफिनेशन पढ़ा जाए कोडोमेन और रेंज का। ठीक है, क्या कह लेते हैं कि मान लिया कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, दूसरे तरीके से लेट ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने क्या कहा? एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसके हिसाब से डोमेन और रेंज क्या डिफाइन किया जाएगा? डोमेन क्या कहा जाएगा? यहां से ध्यान से सुन लीजिए कि द वैल्यू ऑफ x, the value of x for which function fx is defined, the value of x for which function fx is defined, मतलब जिन जिन वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन fx डिफाइन है वो सभी वैल्यूज क्या कहलाएंगी? x की डोमेन में आएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि कोई फंक्शन मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब हमें पता है, जैसे ही हमने कहा कि हमारा फंक्शन है अंडर रूट एक्स माइनस टू, ठीक है, तो आपके मन में आती है चीजें कि x की वो वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं जिनके वजह से रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, वो सभी के सभी वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी? डोमेन होंगी। तो मैं क्या कह सकता हूं डोमेन के लिए कि डोमेन निकालना है तो इस रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मतलब x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं? x का वैल्यू 2 या उससे बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? तो क्या कहा मैंने? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, तो वो सभी वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन होगा वो वैल्यूज x क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी। क्लियर है बात सभी को? अब आते हैं कि रेंज क्या होगा। बात समझ में आ रही है? अब बात कहा जाए कि रेंज क्या हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ y, the value of y corresponding to value of x, the value of y corresponding to value of x, मतलब x जो डोमेन में आया है उसके corresponding जो y वैल्यू आएगा उसे क्या कहा जाएगा? रेंज कहा जाएगा। जैसे y क्या था हमारे पास? अंडर रूट एक्स माइनस टू, और हमने देखा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 2 या उससे बड़ा डालिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा? जीरो से इंफिनिटी। ये बात समझ में आई सभी को? हाँ या ना? तो डोमेन क्या हो गया? द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स डिफाइंड, और रेंज क्या हो गया? द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। बात समझ में? तो फॉर विच द वैल्यू ऑफ y corresponding to value of x, the value of y corresponding to value of x is called range। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या भी डेफिनेशन चल रहा है, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। भाई कभी कभी क्या होता है हमारे सामने ग्राफ के फॉर्मेट में दे दिया जाता है, तो कैसे पता लगाएं कि ये जो ग्राफ है या कर्व है किसी इक्वेशन का, वो इक्वेशन या कर्व हमारे लिए फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो एक रूल होता है, क्या होता है? इफ एनी लाइन पैरेलल टू y axis cuts the graph or curve at most one point,
देन इट इज अ फंक्शन। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं कि अगर किसी इक्वेशन के ग्राफ या कर्व को हमारा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है, अगर वो एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट कर एग्जैक्टली एक पॉइंट पर, उससे ज्यादा नहीं, बात समझ में आ रहा है, तो हमारा गिवन कर्व फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही क्या? जैसे देखिए आपके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब y इक्वल्स टू एक्स का फिगर पता होगा आपको, कुछ इस तरीके से चलता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इसमें देखिए ध्यान से कि एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितनी बार में कट किया इसको? एक बार में। कोई भी लाइन लीजिए कितनी बार कट कर रहा है? एक बार में। तो y इक्वल्स टू एक्स हमारा फंक्शन होगा क्या? हाँ सर होगा। अच्छा दूसरा, मैंने मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें देखिए कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इसमें ध्यान से देखिए कि एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितनी बार में कट किया इसको? दो बार में कट किया। कितनी बार में कट किया? दो बार में। तो क्या ये हमारा फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए समझिए इस चीज को। मान लिया मैंने कि x1, 0 पॉइंट था, इसके कोरस्पॉन्डिंग y1 मिला यहां पर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर y2 मिला। तो फंक्शन में क्या हो गया भाई साहब? x1 एक एलिमेंट डोमेन में था, ठीक है। अब x1 के कोरस्पॉन्डिंग दो आउटपुट मिल रहा है, यूनिकनेस हुआ क्या? बताओ मुझे। यही चीज तो सीखा था हमने इसमें, देखो यही चीज तो सीखा है यहां पर कि भाई साहब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A4 का यहां पर यूनिकली कनेक्शन नहीं था। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग x1 के, ठीक है, दो आउटपुट मिल रहे हैं, यूनिकली कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई क्या सभी को? हाँ या ना? चले और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स का फिगर सभी को पता होता है, साइन एक्स का कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसमें कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डालिए, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डालिए, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो ये फंक्शन है क्या? हाँ सर ये फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल था हमारा। ये हमारा फोर्थ एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का कर्व ये होता है। अच्छा अब एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है इसको? देखिए कितनी बार कट किया? फिर से दो बार कट किया। तो बताइए क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों भाई साहब? फिर से वही बात, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट मान लिया x1, 0, तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1 आउटपुट और x1 के कोरस्पॉन्डिंग y2 आउटपुट। तब x1 के साथ कनेक्शन कितने बने? दो कनेक्शन बने। यूनिकली कनेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ या ना? बताओ, क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ा जाए कि फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, अब देखता हूं जो आपने सीखा है उनका बात करते हैं, ठीक है। तब डोमेन निकालते वक्त ध्यान से सुनिए, डोमेन निकालते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डोमेन फाइंड आउट करते वक्त किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अंदर रूट में जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए क्वांटिटी? वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। दूसरी क्वांटिटी, अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हमेशा ही डोमेन के क्वेश्चन आपके हमेशा ऑलवेज ही सही होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? चलिए तो अब पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। अच्छा लीनियर है, रूट में भी नहीं है, डिवाइड में भी नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर x का वैल्यू कुछ भी डाला जा सकता है। तो यहां डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्या यहां कोई नॉट डिफाइंड होने का लफड़ा है क्या? नहीं है सर, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड होने का लफड़ा नहीं है। तो क्या हो जाएगा डोमेन इसका? ऑल रियल। अब देखिए सेकेंड केस में है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में कि y इक्वल्स टू 1/x। अब मैंने अभी सिखाया कि डोमेन निकालते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है
कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहां देखिए 1/x लिखा हुआ है, तो x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ दीजिए, क्या फिर कहीं पर भी नॉट डिफाइंड होने का टेंशन है क्या इस क्वेश्चन में? कहीं पर भी लफड़ा होगा ऐसा कि नॉट डिफाइंड हो जाए? नहीं है सर। मतलब क्या हो गया कि भाई ऑल रियल होगा, लेकिन उसमें से क्या निकालना चाह दिए हमें? 0 निकाल देना चाहिए। 0 निकाल देंगे तो इसमें x का कुछ भी वैल्यू डाला जा सकता है, हमारा सब डोमेन में आ जाएगा। अब सी पार्ट में इसी तरीके से देखिए, सी पार्ट में भी हमें डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अब सी पार्ट में ध्यान से देखिए, लिखा हुआ 1/2x - 1, तो अभी सिखाया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 1/2 नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप कि सभी वैल्यू रख सकते हैं सर जी, बस क्या नहीं रख सकते? 1/2 हम नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब जैसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट में, y = √x। अभी सिखाया कि रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? बोलो बोलो, कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या कहूंगा मैं कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो वेवी कर्व मेथड आपने सीखा ही है, 0 इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव के लिए ऊपर, नेगेटिव के लिए नीचे। हमें पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई क्या सभी को, हाँ या ना? तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया इसका? क्लोज 0 से इन्फिनिटी। सिमिलर वे में ई पार्ट में रूट के अंदर की क्वांटिटी है, तो डोमेन निकालते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या कहूंगा मैं कि 2x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या कहूंगा मैं? 1/2 से इन्फिनिटी। अच्छा वेवी कर्व नहीं बना रहा हूं भाई, इसी से दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये नंबर लाइन पे 1/2 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही चाहिए हमें। ये हो गया वाला पोर्शन भाई साहब। तो x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी। अच्छा अब थर्ड पार्ट में आइए, इसमें क्या कर रहा है एफ पार्ट में कि नीचे दे रखा है 1/3x - 4 रूट में है। तो अब यहां से क्या समझा आपने कि रूट के अंदर की क्वांटिटी पहली बात तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि 3x - 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए इस बार, इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे समझ में आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर इक्वल टू हमने नहीं लगाया। तो क्या कहेंगे कि 3x शुड बी ग्रेटर देन 4, तो x शुड बी ग्रेटर देन 4/3। तो भाई यहां पर हमने नंबर लाइन बना लिया, ये 4/3, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 4/3 पर क्या लगाएंगे? ओपन सर्कल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए ऊपर नेगेटिव के लिए नीचे, ये पोर्शन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू ओपन 4/3 से इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हो गया इसका? 4/3 से इन्फिनिटी। क्या क्लियर है सभी को, हाँ या ना? बताइए। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए इन चीजों को रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।